हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काफ़ी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो लड़की को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। अगर पहले पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ होगा और उसे अबॉर्शन हुआ होगा या प्री टर्म लेबर हुआ हुआ, मतलब क्या कि 9 महीने से पहले डिलीवरी, उसे प्री टर्म कहते हैं हम जी। तो ऐसी कोई हिस्ट्री होगी कि पहले हो चुका है तो उन्हें भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डाल देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी सहेली के पॉडकास्ट शो लाइफस्टाइल प्रिवेंशन एंड केयर में। एक विषय है माँ बनना। हर स्त्री चाहती है माँ बनना। माँ बनना एक खूबसूरत एहसास होता है और ये एहसास एक स्त्री को पूरा बनाने में सहयोग देता है। प्रेगनेंसी सबसे ज़रूरी होता है एक माँ बनने के लिए, लेकिन कई बार ये प्रेगनेंसी अपने आप में ही परेशानियां लेकर आ जाती है, जिसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। जब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसी महिला के जीवन में आती है तो उसे क्या परेशानियां होती हैं, कैसे उन परेशानियों से वो निकल सकती है और कैसे वो एक सुंदर, स्वस्थ और बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म दे सकती है। ये सारी बातें हमें करनी है आज, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिता पालशेतकर जी। स्वागत है मैडम आपका। नमस्ते। नंदिता पालशेतकर, इस नाम के आगे लगा डॉक्टर। 30 साल पहले और 30 साल से लगातार आप अपना काम करते आ रहे हैं। आपने इसके लिए एजुकेशन ली होगी, बहुत सारा काम किया होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। तो हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। और डॉक्टर नंदिता जी इसके अलावा कुछ शौक भी रखती होंगी, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैंने बेसिकली 30 साल पहले जे हॉस्पिटल से पास किया जी। ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों किया। फिर बेल्जियम में जाके आईवीएफ की ट्रेनिंग ली और फिर मेरा खुद का आईवीएफ सेंटर चालू किया। उसे हम मेरे पार्टनर के साथ ब्लूम बेबीज एंड अस फर्टिलिटी सेंटर, अभी हमने उसे ब्रांड किया है ब्लूम। ये मैं 30 साल से कर रही हूँ आईवीएफ सेंटर। लीलावती हॉस्पिटल में मेरा सेंटर है, फिर डीवाई पाटिल हॉस्पिटल नवी मुंबई, फोर्टिस दिल्ली, मोर्टिस मोहाली, और 2 प्राइवेट क्लिनिक्स है प्राइवेट इन बॉम्बे। तो ये काम करते करते मुझे हरकिशन-दास रिलायंस हरकिशन-दास में भी अटैचमेंट मिला है, वहाँ पर भी मैं काम करती हूँ। और मेरी एक इच्छा थी कि आईवीएफ तो मेरा एक पैशन है, बट मुझे विमेंस हेल्थ पे काम करना था। क्या बात। तो इसलिए मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट मैं मैं इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जिसने ओबीजीवाई गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टेट एंड सिटी को ये किया है, और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईवीएफ की और दूरबीन के तपास की, एंडोस्कोपी जिसे हम बोलते हैं, उसकी भी प्रेसिडेंट हो चुकी हूँ। क्या बात है। सो आई हैव फॉर्चुनेटली I've done a lot. Now I'm on the international scene. इंडिया की representative हूँ international body में, Federation of International Organization of Gynec and Obstetrics में। तो I'm really enjoying the profession, और ये मेरा पैशन पहले जब मैं बच्ची थी तब से ही बोलती थी डॉक्टर बनना चाहती। क्या बात है। तो आई थिंक मेरी ख्वाहिश फुलफिल हो गई। एंड एज आई सेड, भगवान का शुक्रिया अदा मानती हूँ कि मुझे ऐसे प्रोफेशन में रखा जहाँ मैं बच्चे को माइक्रोस्कोप के नीचे देखती हूँ, सेल्स, 8 सेल्स, और जब मैं डिलीवरी करती हूँ तो हाथ मुंह हिला के वही माइक्रोस्कोप के नीचे वाला बच्चा जिंदा हो जाता है। लाइक इट्स अ लिविंग थिंग। सो दैट जॉब सेटिस्फैक्शन जो है, अमेजिंग। आई एम रियली हैप्पी टू बी इन दिस फील्ड। आप प्रकृति को बहुत सारे बच्चे देने का काम करती हैं एंड यू आर डूइंग ग्रेट। इसके लिए हम सब की ओर से, मेरी सहेली की ओर से आपको बहुत धन्यवाद है। थैंक यू मैडम, आज हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न हैं और उनमें से सबसे पहला प्रश्न ये है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? पहले तो प्रेगनेंसी, जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है तो दे वेरी हैप्पी। सो एक 2 प्रकार की प्रेगनेंसी होती है, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेगनेंसी और दूसरी है हाई रिस्क। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काफ़ी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो लड़की को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। लाइक पहले, मतलब
एज, उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि आप 18 साल के पहले अगर माँ बनो तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एक्चुअली 35 कट ऑफ है, बट आजकल तो हर एक पेशेंट 35 के बाद, 35 बट हमारे मतलब एक्सपीरियंस 35 के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस थोड़े आ जाते हैं, तो वो एक कट ऑफ पॉइंट है। 18 to 35 इज द बेस्ट एज कि आप बच्चा पैदा कर लें। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज, अगर कई लड़कियों को डायबिटीज होता है, जैसे सेलिना जेटली ने अभी बताया था उसको डायबिटीज हुआ था प्रेगनेंसी में, बट सोनम कपूर, निक जोनस वगैरह, ये सब टाइप 1 डायबिटीज है। मतलब क्या कि बचपन से ही उनको डायबिटीज होता है, किसी को 13 साल से, किसी को 15 साल से। तो ये डायबिटीज के वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। या कई लेडीज को ब्लड प्रेशर हो जाता है एक यंग एज में, तो वो भी एक हाई रिस्क। कोई भी मेडिकल कंडीशन हो तो उसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरी चीज, अभी हम आईवीएफ लोग बहुत ट्विंस पैदा करने के लिए जी, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी लड़की पे हम आईवीएफ करें तो सिंगल बच्चा पैदा हो, क्योंकि हाई रिस्क नहीं चाहिए। लाइक डायना हेडन मिस वर्ल्ड, उससे ट्विंस हुए थे जी, तो दैट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। चौथी चीज़ है, अगर पहले पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ होगा और उसे अबॉर्शन हुआ होगा या प्री टर्म लेबर हुआ होगा, मतलब क्या कि 9 महीने से पहले डिलीवरी, उसे प्री टर्म कहते हैं हम जी। तो ऐसी कोई हिस्ट्री होगी कि पहले हो चुका है, तो उन्हें भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डाल देते हैं। अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन, मतलब आपको कुछ नहीं है, डायबिटीज प्रेगनेंसी में हुआ जी, तो वो एक हाई रिस्क हो जाता है। या ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर हम उसे बोलते हैं। अच्छा, कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, बढ़ जाता है जी। और एक चीज़ ऐसी है कि आप चेकअप के लिए मत जाओ। हाँ, जी। और हमने देखा है कि इंडिया में 70% लेडीज सिर्फ एक एंटीनेटल चेकअप करते हैं, सिर्फ एक पूरे 9 महीने में। यस, पूरे 9 महीने में। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ने तो और WHO ने भी बोला है कि 3 तो होने चाहिए। ऑफ कोर्स हम सिटीज़ में हम मंथली चेकअप करते हैं, जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इससे भी ज़्यादा चेकअप, मीनिंग डॉक्टर के पास ज़्यादा वक्त जाना पड़ता है। 2 हफ्ते, कभी कभी एवरी 2 वीक्स यू हैव टू गो। स्पेशली 7वें और 9वें महीने के बीच में अगर विजिट्स 2 हफ्ते में हुई तो वो हाई रिस्क के लिए अच्छा होता है। अच्छा, फिर एक आपको बताना चाहिए कि दर्शकों, प्लीज़, आपको कोई स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स लेते हो रूटीनली, तो इट बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए कि ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। फिर एक्स्ट्रा वेट, ओबेसिटी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चली जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देते हैं। सो आई थिंक हर एक लड़की को चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, या जो भी आप जैसे भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। आपने ये भी बताया कि बचपन से भी कई बीमारियां होती हैं जी। आपने ये भी बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑकर्स होती है, जिनके कारण शायद आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चले जाते हैं। इन सब में से एक प्रश्न बीच में उठ के आता है, क्या लड़के या फिर लड़कियां, दोनों में से किसका खाना पीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को प्रोड्यूस करने में? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ऑब्वियसली वो मदर कैरी करती है बच्चे को, माँ, तो उसकी सेहत, उसके हैबिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अगर लड़की में ये हैबिट्स होंगे तो कंसेप्शन होना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, तो कंसेप्शन होना डिफिकल्ट हो सकता है जी। तो इसलिए आई थिंक बच्चा होने के लिए दोनों की ज़रूरत है। हाँ। दोनों की लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए एंड दोनों ने एफर्ट लेना चाहिए। क्योंकि अगर हस्बैंड स्मोक कर रहा है और बीवी उसके पास में बैठी है तो उसको पैसिव स्मोकिंग होता है। इट्स इक्वली बैड। मतलब इट इज़ लाइक शी इज स्मोकिंग 2 cigarettes। सो वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। अभी आपने जिक्र किया था निक जोनस का भी
और उनकी वाइफ का भी। हाँ, तो अगर निक जोनस को कोई प्रॉब्लम है पहले से, बचपन से, शुगर की या ब्लड प्रेशर की, तो क्या उनकी वाइफ को ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं नहीं, ये निक जोनस का एग्जाम्पल मैंने टाइप 1 डायबिटीज में दिया, जी बट टाइप 1 डायबिटीज में कभी कभी स्पर्म डिफेक्ट्स आ सकते हैं, शुक्राणु के डिफेक्ट्स। जी तो उसकी वजह से अगर बच्चा नहीं होता है तो हम उनकी शुगर कंट्रोल करते हैं, बट जनरली उनकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, हाँ, क्योंकि वो बच्चे को दे सकते हैं टाइप 1 Type 1 डायबिटीज। यस। एक और जिक्र आपकी बात में आया था कि कई बार गांव में लोग साल में, मतलब 9 महीने का जो प्रेगनेंसी टाइम होता है, उस टाइम में केवल एक बार दिखाने के लिए जाते हैं। अभी तो उनको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी कैसी है, हाई रिस्क है या नॉर्मल है, तो भी वो एक बार ही दिखाने जा रहे हैं और शायद बाद में वो 2 या 3 बार दिखा लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको कैसे पता पड़ेगा, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को कैसे पता पड़ेगा कि मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में जा रही है या नहीं जा रही? सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? सी सिम्टम्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास जाके जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स अगर आपको मालूम है कि आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है तो वो ऑटोमेटिक हाई रिस्क में चला जाता है, बट डॉक्टर के पास पहले चेकअप पे हम क्या करते हैं, हम ये हिस्ट्री लेते हैं पूरी, फिर कुछ ड्रग्स, स्मोकिंग, टबैको, वो तंबाकू खाने की आदत होती है बड़े बहुत सारी लेडीज कई को, तो बीड़ी भी पीते हैं। यस, तो ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है कि जांच करवाना। तो प्रेगनेंसी में हमारे देश में डायबिटीज़ का पेंडेमिक है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम इसे बोलते हैं, मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर बढ़ जाती है और डायबिटीज़ होता है। तो हमको सिखाया गया है, और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि पहले 3 महीने, नेक्स्ट 3 महीने और लास्ट 3 महीने में, तीनों में हम टेस्टिंग करते हैं कि शुगर दे के, कि ब्लड टेस्ट, फास्टिंग, फिर 1 घंटा और 2 घंटा शुगर ग्लूकोज खाने के बाद, और वो अगर बराबर नहीं है तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज, तो उनका मतलब ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, वो हाई रिस्क में चली जाती है। तो ये जांच करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लड प्रेशर चेकअप करवाना बहुत ही आसान चीज़ है और कर सकते हैं। किसी भी बाजू वाले नर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, या हमारे शहर में तो जनरल प्रैक्टिशनर्स बहुत सारे हैं, और आजकल तो मेरे पेशेंट तो डिजिटल घर पे चेक करते हैं। तो हमारे मतलब मेरी IVF की प्रैक्टिस है, तो IVF के प्रैक्टिस में कभी कभी पेशेंट्स दूर से आते हैं, तो उनको हम चार्ट रखने को बोलते हैं कि टाइम, ब्लड प्रेशर कितना था, तो सर्टेन 140-90 के ऊपर गया तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। तो ये मेंटेनेंस होता है। फिर वजन एकदम सडनली बढ़ सकता है, अच्छा, वो सूजन के वजह से, तो पैरों में सूजन, सो वजन का रिकॉर्ड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ें जो मैंने बताई थी, लाइफस्टाइल है, और और एक चीज़ भी है कि आपको अगर लूपस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसके वजह से प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है कि नहीं, हम नॉर्मली जांच करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और पता चल जाता है। सिम्टम्स तो वैसे कुछ नहीं है, अनलेस उनको सिम्टम्स अगर आप देखो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो सर दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकता है, या ब्लरिंग ऑफ द विजन, मतलब धुंधलापन, दिखने में धुंधलापन आ जाती है। सो ये सब चीज़ें, दीज आर सिम्टम्स ऑफ स्पेसिफिक। तो अगर कुछ स्पेसिफिक हो तो उसके हिसाब से हो सकता है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है, नया कुछ हो रहा है, यानी सर दुख रहा है, या आपको ब्लर दिख रहा है, या आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा वॉमिट हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर कई चीजें होती हैं जो खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। ऐसा हमारे घरों में हमें पहले से बताया जाता है कि प्रेगनेंसी में ये खाओ, वो मत खाओ, जैसे गुड़ गरम होता है मत खाओ, पपीता मत खाओ, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें सिखाई जाती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये जो हमें पहले से दादी माँ के नुस्खे जो दिए जाते हैं, उनका यूज़ कितना करना चाहिए?
ओके, मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली गर्म और ठंडे में हमें सिखाया ही नहीं है, जी, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती हूँ। बट अगर मेरे साइंस को देख के मैं बोलूँ, जी, तो खाने पीने में प्रोटीन रिच डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। अभी हमारे देश में तो वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है, ज़्यादा। तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स लाइक स्प्राउट्स, पनीर, चीज़, ऐसी चीज़ें ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पल्सेस, दाल, हर प्रकार के दाल या सोया, ओके, ये प्रोटीन के सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो एग, चिकन, या फिश, ये सब वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है। फिर पानी, हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर तो पानी पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ है कि आजकल के फूड में कभी कभी हम इतना नहीं खाते, तो सप्लीमेंट्स हम देते हैं, मतलब विटामिन्स, जो फूड होता है वो पूरा फुल नरिशमेंट देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो मैंने प्रोटीन रिच बोला है, और जो फैट्स होते हैं वो गुड फैट्स होने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो नॉर्मली हम ये सप्लीमेंट्स देते हैं, या मिनरल्स, वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स देते हैं, और डेफिनेटली प्रेगनेंसी में कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंटेशन होता ही है। आपको मालूम है 50% विमेन इंडिया के अनीमिक है, 50% इन द प्रेग्नेंट ग्रुप। सो सप्लीमेंटेशन विद आयरन, अनीमिया अगर हो गया मतलब खून अगर कम है शरीर में, तो उससे भी हाई रिस्क में आप चले जाते हो। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड आई एम हैप्पी कि आपने फूड पे ये दिया, स्ट्रेस किया कि फूड इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्लीट फूड नहीं खा रहे हो, अगर खाने की आदतें खराब होती है, फास्ट फूड खाने की आदत होती है, कोई लड़कियां कुकिंग नहीं करती घर में, टेक आउट्स करती है, बाहर से लाती है, तो उन्हें सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो फास्ट फूड आपने वर्ड यूज़ किया, फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हैं, शुगर वाले जो जूसेस आते हैं मार्केट में, फ्रूट जूस जिसे कहते हैं, वो ले लेते हैं, तो क्या ये सब ठीक है? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, मेरे को याद आया कि कैफीन इंटेक कम होना चाहिए। एक कप कॉफ़ी दिन में इज ओके, 1 या 2 कप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी हम प्रेग्नेंट गर्ल्स को लेने को बोलते हैं, जिनको आदत है कॉफ़ी की, और चाय भी लिमिटेड लेना चाहिए। आई थिंक टी, कॉफ़ी हैज़ टू बी लिमिटेड। दूसरा, आप जूसेस के बारे में बोले, मैं तो बोलती हूँ कि जूस मत पियो, फ्रूट खाओ, क्योंकि उससे फाइबर आता है, पल्प आता है, बिकॉज जूस इज व्हाट, शुगर एंड वाटर actually, and color. So I think eating a fruit gives you much more better, nutrition. और फास्ट फूड के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी फास्ट फूड के बारे में क्या बोल सकती हो? फास्ट Sometimes फूड इज it फास्ट happens. फूड, बट यस, मतलब अगर घर पे बनाओ वो फास्ट फूड, लाइक पाव भाजी घर पे बनाओ, हाँ, तो you put in less butter, but you put in a lot of vegetables, हाँ, तो वो अच्छी चीज़ है। कोई भी चीज़ अगर घर पे इंग्रेडिएंट्स अच्छे डालो, चिल्ला, हाँ. आजकल तो चिल्ला बहुत पॉपुलर है, डोसा के बदले में चिल्ला खाओ, तो आई थिंक ऐसे सब्स्टिट्यूट्स आप कर सकते हो। फास्ट फूड मतलब बर्गर अनहेल्दी, पिज्ज़ा अनहेल्दी, लेकिन पिज्ज़ा के भी ऑल्टरनेटिव्स आए अभी, हाँ, वो बेस अलग देते बेस हैं। बदल। सो आई थिंक एक प्रकार का कॉन्शियसनेस चाहिए, एक एजुकेशन और अवेयरनेस चाहिए जी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नंदिता, एक और समस्या है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को भी कई बार डायबिटीज़ निकल आती है, जो आपने बताया टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो निकल आती है, और उन बच्चों में से बच्चियाँ भी कई सारी होती हैं और वो बड़ी हो जाती हैं। अब उनको पता है कि उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो एक डर तो उनके मन में कहीं ना कहीं आ जाता है। कई बार तो उन्हें पता भी नहीं होता कि अगर हम प्रेगनेंसी कैरी करते हैं तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, और कई बार उन्हें पता भी होता है। तो अगर उन्हें पता नहीं है तो किस तरह से उन्हें पता होना चाहिए कि आपको अगर डायबिटीज़ है या फिर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे हम बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है?
आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी गर्ल, कोई भी लड़की जो हो, जो प्रेगनेंसी प्लान करी है, तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग मतलब क्या, कि प्रेगनेंसी रुकने से पहले आप जाके आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो और उनको पूछो कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। आपके हिसाब से हर लड़की को जाना चाहिए, बिकॉज सिर्फ हाई रिस्क नहीं, बट लाइक से सिंपल थिंग, फोलिक एसिड की टैबलेट हम बोलते हैं 3 महीना पहले चालू करो, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे पे जो एबनॉर्मेलिटीज आते हैं, व्यंग आते हैं, वो प्रिवेंट हो सकते हैं। उसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। तो सिंपल एक छोटी सी गोली फोलिक एसिड की 3 महीने पहले से ले लो तो प्रिवेंशन हो जाता है। सो ऐसी विटामिन डी, ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने अभी कहा डायबिटीज़, तो अगर उसका डायबिटीज़ पहले नहीं पिकअप हुआ तो उसको तब तो पता चलेगा, क्योंकि हम लोग डायबिटीज़ थायराइड चेक करते हैं। आपको मालूम है, थायराइड की लेवल अगर कम हो, मतलब TSH हाई हो और T3 T4 कम हो, तो ब्रेन मतलब बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। सो थायराइड इज सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो ये सब टेस्ट पहले करने बहुत ज़रूरी है। और ये सब कौन बताएगा आपको? तो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करोगे तो अच्छा होता है, क्योंकि ये सब टेस्ट हम करते हैं, हम बात करते हैं पेशेंट से कि कितना, मैं तो बोलती हूँ 3 पिलर्स है। एक मतलब न्यूट्रिशन, जो हमने बात किया है जी, कि खाना बराबर चाहिए। सेकंड इज एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा तो कहना है कि जो लड़की ज़्यादा से ज़्यादा चले फिरे घूमे, उसे नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत आसान पड़ता है। मतलब जो पहले कहा जाता था कि घर का काम करो, घूमो फिरो, तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। डेफिनेटली। और तीसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ। हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रेस नहीं लो। आजकल अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम एक्चुअली टेस्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है बच्चों पे। जैसे वॉर चल रहा है, हाँ, ओके, तो वॉर से उन माताओं को जहाँ पे बम फट रहे हैं, दे आर अंडर स्ट्रेस। उनके बच्चों को स्टडी किया है। अच्छा, नॉट दिस वॉर बट द ओल्डर वॉर्स, एंड पता चला है कि वो बच्चों में प्रॉब्लम्स दिखाई देते। तो मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, जो माँ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 पिलर्स है। एंड ऑफ कोर्स फोर्थ पिलर इज मेरा मेडिसिन। मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि बाबा ये नॉर्मल अच्छा प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, या ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क फैक्टर। अबाउट 20 to 30% प्रेगनेंसीज आर हाई रिस्क। और गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा ये है, द PMSMA विच आई वाज टेलिंग यू अबाउट, उसमें आइडेंटिफाई किया गया कि ये हाई रिस्क है, ये नॉर्मल है। तो हाई रिस्क वाले पेशेंट्स को एक्स्ट्रा केयर देना पड़ता है, और वो हम देते हैं। So I think these 3 factors are very. Fourth factor which I forgot is sleep. Sleep is very important because body regenerate होती है. So having good sleep. Then मैं तो बोलती हूँ, काफी लेडीज को बोलती हूँ मेडिटेशन करो। अगर मेरे जैसे होगे तो मेडिटेट करना बिल्कुल जमता नहीं है। तो listen to music, watch Netflix, watch all these podcasts. मेरी सहेली का पॉडकास्ट देखो। बिकॉज क्या होता है, वो 1 घंटा तुम वो पॉडकास्ट देख रहे हो, आपका मेडिटेशन हो जाता है। You're listening to that. Meditation is a form of concentrating on something, no? तो सिंगिंग करो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, पढ़ो। ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। आई फील कि ये प्रेपरेशन करना is very very important. इसलिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, देन प्री कंसेप्शन हेल्थ चेकअप, ये सब चीजें really help होती है जी। Yes. आपने कहा एक्सरसाइज करना जरूरी है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मेंटेन करना जरूरी है। पकड़ गई ना, दो चीजें आपने पकड़ गई ना। मैं उसको बोलने वाली थी, पर आई सेड लेट मी। समटाइम्स वो बेड रेस्ट वाली बात भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। एब्सोल्युटली यू आर राइट जी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो हम बेड रेस्ट बोलते हैं। हाँ, especially not diabetes but blood pressure अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बेड रेस्ट बोलते हैं। बट डायबिटीज़ में आपको मालूम है, चलना इज गुड, वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड, सो एक्सरसाइज इज गुड इन डायबिटिक प्रेगनेंसी। सो हर एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत सारे अबॉर्शंस हुए हो
तो बिकॉज ऑफ द वीकनेस, थैली के मुंह में वीकनेस है, हम टाका डाल देते हैं, तो हम बोलते कि बाबा नॉट बेड रेस्ट, हाउस अरेस्ट, दो चीजें हैं, एक बेड रेस्ट है और एक हाउस अरेस्ट. सो आई थिंक आजकल की लड़कियों को कभी कभी हाउस अरेस्ट पे डालना चाहिए, पड़ता है. बट बेड रेस्ट बहुत कम चीज़ों के लिए हम एडवाइस करते हैं, बट डेफिनेटली करते हैं. इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर किसी कॉज के अकॉर्डिंग जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जा रहे हैं, गो टू योर डॉक्टर, उनसे पूछिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग है. एब्सोल्युटली, सबका मेन्यू अलग है. लाइक ट्विन्स में हम एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवाते हैं. अच्छा. क्योंकि जल्दी डिलीवरी हो सकती है. हाँ, So, हाँ. इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, पर्सनल ट्रीटमेंट, पर्सनल सबका ट्रेनर रखते हैं ना आजकल. हाँ जी, सबका पर्सनल है, सबको अलग केयर करनी है. Absolutely. वैसे ही उनको अपना लाइफस्टाइल देना है. Yeah. डॉक्टर नंदिता, एक और प्रश्न उठता है कि आपने कहा बहुत सारे पोषण दिए आपने, कि एक डायबिटिक हो सकता है, एक ब्लड प्रेशर वाला हो सकता है, और किसी को थायराइड हो सकता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी डिजीज, कई सारे हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी हो, मतलब कई लोगों को दिल में छेद होता है. तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम, जी, माइट्रल स्टेनोसिस हम बोलते हैं जी. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हर किसी का, जैसे आपने कहा, हर किसी की अपनी एक्सरसाइज, अपना डॉक्टर अपनी एक्सरसाइज, वैसे ही अपनी बीमारी, अपनी हाई रिस्क और अपना ट्रीटमेंट या अपना खुद का ख्याल रखने का कोई एक तरीका, जिसमें एक शब्द और आता है एंजाइटी. ये भी एक महिला में आ जाती है. तो ये सबका अपना अपना होगा. तो इसके लिए क्या आप, क्षमा चाहूंगी, सॉरी थोड़ा ज्यादा टाइम आपका लगेगा, पर सभी के लिए अलग अलग अगर आप बता दें तो अच्छा रहेगा. ओके, पहले हम तो ब्लड प्रेशर लेते, बहुत कॉमन चीज़ है. सो अगर ब्लड प्रेशर हो गया प्रेगनेंसी में, तो वी टेल देम नॉट टू ईट एक्स्ट्रा सॉल्ट, मतलब पापड़, पिकल, पोटैटो चिप्स सब बंद कर देते हैं. नॉर्मल सॉल्ट इज फाइन. ओके. तीसरी चीज़ है आराम करना. ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो आराम करना ज़रूरी है. गोलियां लेना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखो. फिर उनको हम एजुकेट करते हैं कि ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ गया तो क्या क्या हो सकता है. लाइक आई सेड, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, देन इधर छाती में दर्द होता है, वॉमिटिंग हो जाता है. तो ये अगर साइंस है, तो ये एजुकेशन हम उस लड़की को देते हैं कि अगर ये सब होने लगा तो तुरंत फोन करो. अच्छा. बच्चा नहीं घूम रहा है बराबर, तो इमीडिएटली फोन करो. और ये सब ख्याल रख के सोनोग्राफीज और चेकअप्स करवाते रहना. इनफैक्ट अगर लास्ट महीने में ये है तो मैं हर हफ्ते बुलाती हूँ पेशेंट को. अच्छा. ओके, दैट इज वन. सेकेंडली, आजकल ना, आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस, कि टेस्ट आए हैं. अच्छा. ब्लड टेस्ट से अगर फर्स्ट 3 months में हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि उसको चांस क्या है ब्लड प्रेशर होने का इन प्रेगनेंसी. सो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है. जी. ओके, देन अगर डायबिटीज होगा, वो भी बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, क्योंकि वजन मोटा होने से ये सब चीजें आ जाती ज्यादा होती है. मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, डायबिटीज भी बढ़ता है. तो पहले हम वजन का ले लें. वजन एक्स्ट्रा ओबेसिटी होगी तो क्या करना चाहिए? ओबेसिटी होगी तो हम पेशेंट को, इनफैक्ट आज ही मेरे पास पेशेंट आई थी, वेरी 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 ओबीज, 120 किलो और प्रेगनेंसी. तो उसे बोला है कि 4 या 5 किलो ही वजन बढ़ना चाहिए पूरे प्रेगनेंसी में. केवल 4 या 5 किलो कम भी हुआ तो चलेगा, लिटरली. अच्छा. बिकॉज सो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे खाना पीना, टोटल डाइट, उसे मैंने न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजा है कि न्यूट्रिशन कंट्रोल में आए. सेकेंडली, एक्सरसाइज. इसमें एक्सरसाइज आप कर सकते हो, व्हाटएवर, चलना फिरना, हल्की एक्सरसाइज. No, she can do walking. There's no problem with walking. She can do swimming. Okay. ये एक्सरसाइजेस डेफिनेटली कर सकते हैं. फिर दूसरी चीज, मतलब उसको वार्न किया गया है कि तुमको क्या हो सकता है. ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज बढ़ सकता है, या डिलीवरी जल्दी हो सकती है. तो प्लीज, ये अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है. तो अगर उसको कुछ पता चल गया तो वो डॉक्टर के पास
तुरंत चली जाएगी. सो उसका ब्लड प्रेशर चेक रखने को बोलना चाहिए, उसके शुगर्स हर महीने करने चाहिए. यू नो दीज आर द वेज कि अगर कोई, क्योंकि उसको डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा, तो पहले तो इससे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में आएंगे तो थोड़ा सा वजन हम कोशिश करें पहले ही कम. आजकल 3 महीने में कम. डाइट एक्सरसाइज के साथ मेडिकल थेरेपी भी है, वजन कम. एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आए हैं. Okay. यस, Okay. हॉलीवुड बॉलीवुड सब यूज कर सब यूज कर रहे हैं. और ये जो ड्रग्स है वो हम प्री कंसेप्शन दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते. सो ये सब मल्टी अटैक करके वजन कम करवा सकते हैं बिफोर प्रेगनेंसी. सो ये रहा ओबेसिटी का. दूसरी चीज है डायबिटीज का. डायबिटीज में चलना फिरना बहुत अच्छा है. वन शुड वॉक, वन शुड एक्सरसाइज, एंड फूड जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हम बोलते हैं, लाइक नाचनी, रागी, मतलब राइस, व्हीट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या, जब आप कुछ खाते हो तो आपकी शुगर एकदम फट करके ऊपर जाती है, तो उसे हाई ग्लाइसेमिक. जब किसी चीज की लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो तो वो इट्स गुड फॉर डायबिटीज. तो खाना रेगुलेट करो आप, तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है. डाइट कंट्रोल, ऑफ कोर्स हम दवाई भी देते हैं, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं प्रेगनेंसी में अगर किसी का कंट्रोल ना आए तो. एंड चेकअप, डायबिटिक प्रेगनेंसी में मैं एक एक मॉनिटर है, क्योंकि हर बार पेशेंट को प्रिक करना करता है. आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है. अच्छा, इधर एक मॉनिटर बिठा देता है, आपका स्मार्टफोन है, वो टिंग करके देखने का आपको शुगर पता चलती है. क्या बात. यस, सो आई थिंक डायबिटिक मदर्स को ये लगवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड होगा तो बच्चे पे असर होगा. बच्चा बहुत बड़ा होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं. और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में अगर प्रेग्नेंट हो जाओगे तो अबॉर्शन रेट डबल हो जाता है, और बच्चे में डिफेक्ट्स आने के चांस भी डबल हो जाते हैं. जी, सो आई थिंक ये जो अवेयरनेस आप बोल रहे हो वो प्री प्रेगनेंसी होनी चाहिए, वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में करनी, वो 3 महीने पहले जो डॉक्टर के पास जाना. बट एनीवे बहुत सारे पेशेंट्स प्रेगनेंसी में आते हैं. मेरे पास परसों एक पेशेंट आई, यू नो उसका थायराइड बढ़ गया, बट शी इज प्रेग्नेंट. अभी थोड़ी हम कुछ बोलेंगे, बट इमीडिएट ट्रीटमेंट करके थायराइड नीचे लिया. तो थायराइड का चेक हम हर महीना एडवाइस करते हैं. अगर कोई गोली ले रहा होगा तो हर महीना हम थायराइड टेस्टिंग करते हैं. और अगर किसी कुछ नहीं होगा, पहली बार आए हो प्रेगनेंसी, तो थायराइड हम जरूर टेस्ट करते हैं. अच्छा. क्योंकि हमारे देश में हिडन थायराइड्स बहुत होते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, पता नहीं पड़ता है, सिम्टम्स नहीं होते हैं. फिर दूसरी चीज है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर 2 बच्चे होंगे तो यहाँ पे बेड रेस्ट इज इम्पोर्टेंट. नॉट बेड रेस्ट बट आराम जितना करो उतना अच्छा होता है. सब कुछ स्लो मोशन में होना चाहिए. नॉट रियली, नहीं था नहीं ना. ये मैसेज मैं दूंगी तो लेडीज विल बी इन बेड ओनली, बट या दे कैन, बट ओवर एक्सर्ट नहीं करना चाहिए. ओके, ओवर एक्सर्शन नहीं करना चाहिए. और जितना आप दोपहर को सिएस्टा लेना चाहिए, या ना दोपहर को नैप लेना चाहिए, तो जितना वजन अच्छा होता है बच्चों का उतना उनका चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ अच्छा है. एंड आपको हैरानगी होगी कि अभी यू नो कि विराट कोहली और अनुष्का लंदन जाके डिलीवर हो गए. तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत वजन कम होता है, उनको भी हम बचा सकते हैं. अभी इंडिया में यू नो मेरा बेबी आई थिंक 450 ग्राम्स वाला बच्चा भी घर गया है, आधा किलो से कम, बहुत छोटा सा. यस, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो गई है. बहुत सारे यू नो NICU बोलते हैं उसे, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स आए हैं, काफ़ी बेड्स है बॉम्बे में, तो इट इज़ वेरी गुड. आपने अभी मुझे मेडिसिन के बारे में बात की, तो मेडिसिन से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या ब्लड प्रेशर की या शुगर की वही मेडिसिन प्रेगनेंसी में चलेगी जो प्रेगनेंसी के पहले चल रही थी, या दोनों में कुछ अंतर होता है? नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी टाइम यू नो पेशेंट इसलिए भी प्री प्रेगनेंसी जाना ज़रूरी है क्योंकि सम मेडिसिन आर सेफ, सम आर नॉट. हाँ, तो जो
हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और ब्लड प्रेशर चालू होता है तो उनकी मैं दवाई बदल देती हूँ अच्छा। कि जो दवाई सेफ है बच्चे के लिए हाँ, वो पहले से ही हम चालू कर देते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स अगर वो प्रेग्नेंट होके आई तो हम उसे बदल देते हैं इमीडिएटली. जी, सो सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड काफ़ी कुछ दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की विच आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी. okay. सो वो इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के पहले जाओ या फिर प्रेग्नेंट होने के बाद तुरंत जाओ. दिखा लो डॉक्टर को, अगर कोई Absolutely. प्रॉब्लम है तो आपकी कि मेडिसिन safety- बदल जाएंगी. या सेफ्टी देखना ज़रूरी है. जी डॉक्टर, जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट बेबी कंसीव कर लिया, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में था, बच्चा हाथ में आ गया, हेल्दी है, अच्छा खासा है, बड़ा हो गया है, 2-3 साल का हो गया है, अब माँ को फिर से प्रेगनेंसी करने के लिए लोग बोल रहे हैं या उसका खुद का मन भी है कि एक और बेबी हो जाए, पर एक डर रहता है मन में कहीं ना कहीं कि अगर ऐसा हुआ तो, वैसा ही हुआ तो इस सब क्वेश्चंस के पीछे एक आंसर चाहिए होता है एक कॉमन लेडी के लिए कि वो Yes. क्या करे. आई थिंक ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना एक्चुअली. बट पहली नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जाने से पहले मुझे ये कहना है कि अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क होगी और कोई मेडिकल कंडीशंस होंगे तो डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 6 वीक्स टू 12 वीक्स मतलब 1.5 महीने से 3 महीने तक मॉनिटर करना चाहिए. आफ्टर डिलीवरी. या बिकॉज नॉर्मली ये डायबिटीज रिवर्स हो जाता है आफ्टर डिलीवरी. नॉर्मली ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाता है जो प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है. वो as soon as pregnancy is delivered everything reverses. जो सूजन आती है वो 6 हफ्ते में चली जाती है. बट ये मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज कई लड़कियों को ये रह जाता है यू नो कि डायबिटिक हो जाती है या ब्लड प्रेशर हो जाता है. डायबिटीज जो हुआ वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. नॉर्मली अगर कोई भी लड़की को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ तो उसको लाइफस्टाइल बदलने की एक वार्निंग सिग्नल होती है कि आप 40 टर्न करोगे तो आपको डायबिटीज हो सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मतलब Diabetes डायबिटीज पहले में- पता पड़ जाता है. Yes, so you can prevent diabetes with lifestyle changes. You know, चलना फिरना, exercise, खाना पीना, वजन कंट्रोल में रखना. I think that those are important. हाँ. तो ये important है कि प्रेगनेंसी के बाद के 3 महीने में चेकअप्स के लिए जाना और जो हाई रिस्क फैक्टर्स है उनका क्या हुआ है. मतलब बच्चों के साथ खुद का भी ख्याल रखना Yes, जरूरी है. absolutely. So ये चीज़ है. और दूसरी प्रेगनेंसी अगर आप देखो तो अगर कोई भी हाई रिस्क फैक्टर हुआ तो वो डेफिनेटली इंक्रीज करता है. मतलब अभी डराना नहीं मुझे पेशेंट्स को. आपको अगर डायबिटीज का रिस्क इन प्रेगनेंसी इज 5% तो दूसरे प्रेगनेंसी में 10% हो जाता है. अच्छा, मतलब डबल हो जाता है बट 90% नहीं फिर भी होगा. सेफ है आप. यस. सो आई थिंक ये एक एंग्जाइटी को दूर करती है. फिर हाँ. ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और ये अंडरस्टैंडिंग आपका डॉक्टर दे सकता है आपको. और जो फैक्टर्स है लाइक जैसे मैंने बोला है ना कि वजन ज्यादा हो, टी कॉफी एक्सेसिव, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो कारण है जो हमने पहले ही बोले हैं, डाइट, ये सब ऑल्टर करके हम एक्चुअली प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से ही. एब्सोल्युटली. आप सेकंड में हाई रिस्क Pre-pregnancy. में नहीं, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहला हाई Yes. रिस्क था तो दूसरा भी होगा ही. आप खुद उसको बहुत control सारी कर सकते लड़कियां वजन कम करती है सेकेंड प्रेगनेंसी में दे आर एट अ लेसर वेट हो. क्योंकि आजकल बहुत सारे टूल्स आए हैं मदद के लिए. तो वो सब यूज करके आई मीन आई हैव सीन दिस जनरेशन ऑल द प्रेगनेंसीज दे लूज वेट आफ्टर इट. तो रियली फिटनेस की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है. मतलब सेकंड बेबी के लिए डरने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल नहीं. उसमें और भी 3 एंजाइटी तो बिल्कुल मत रखो. और उसके लिए भी 3 महीने पहले प्री काउंसलिंग करवा लीजिए तो ज्यादा इजी हो जाएगा उनके लिए प्रीवियस शायद. प्रेगनेंसी में ही काउंसलिंग करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर के हाथ तभी पेशेंट लगता है. अब एक और क्वेश्चन मन में आता है कि अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट हुई, फर्स्ट बेबी कंसीव हुआ, नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, बट डिलीवरी जो हुई वो ऑपरेशन से हो गई. जी. अब सेकंड बेबी जो है वो नहीं पता था बट आ गया, किसी रीजन से आ गया और उस बेबी को कैरी भी करना है, तो क्या वो सेकेंड प्रेगनेंसी जो विद इन फ्यू मंथ्स बेबी आ गया है तो क्या वो ऑपरेशन के बाद आया तो हाई रिस्क में चला जाएगा? या कभी भी
प्रीवियस सिजेरियन जो अगर होगा तो हाँ. उसे हम हाई रिस्क में ही आइडेंटिफाई करते हैं. तो जल्दी हुआ या लेट हुआ, it doesn't really matter so much, ओके. but एक गैप होता है तो अच्छा होता है. कितना गैप होना चाहिए वो? I think 2 years is what they want, because क्यों ये गैप रखा है? क्योंकि लेडी को रिकवर होना चाहिए. सी अच्छा. दूध में से सब आपका आयरन कैल्शियम बच्चा को Already ले दूध रहा में है. से मिलता है. हाँ. और दूध मतलब इज फॉर्म्ड इन द बॉडी, सो यू आर गिविंग योर, आपका आयरन आपका कैल्शियम आप दे रहे हो. तो वो लेडी को रिकवर होना चाहिए, हाँ. यू नो, फ्रॉम द प्रेगनेंसी. इसलिए हम 2 साल बोलते हैं. और इन केस अगर ऐसा हो गया, जल्दी हो आ ही गया, आप कुछ नहीं कर सकते, दैट टाइम उस लेडी को क्या करना चाहिए? कैसे वो सेकेंड? या आई थिंक मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए. आई थिंक मन की तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके. सेकेंडली, अभी दोनों एक साथ पल जाएंगे ऐसे सोच के एंग्जाइटी दूर करनी चाहिए कि चलो दोनों एक साथ. थर्ड, आई थिंक डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी कुछ टेस्ट हो सकते हैं, देख सकते हैं, यू नो, स्कार की थिकनेस हम देख सकते हैं क्या है, यू नो, सिजेरियन का स्कार वगैरह. आजकल के सोनोग्राफी मशीन्स बहुत ही एडवांस्ड हो गए. इट्स लाइक आँख, पेट के अंदर आँख है हमारी. इस सोनोग्राफी आई इनसाइड द वूम्ब, तो हम अंदर जाके एक्चुअली देख सकते हैं. सो आई थिंक प्रिपेयरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड अगर मालूम है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी प्रीवियस हुई थी, तो फर्स्ट पॉजिटिव टेस्ट से ही डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए. जी डॉक्टर नंदिता, एक और पहले तो एक थैंक यू बनता है उन सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए. जैसे आपने कहा सोनोग्राफी आपकी एक आँख हो जाती है सीधे जो पेट के अंदर जाती है. तो हम सब तो उनको मेरी सहेली की तरफ से थैंक यू कहेंगे कि हमारी सभी सहेलियों के लिए उन्होंने इतना अच्छा कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है कि सब कुछ बड़ा आसान हो गया है. अब कई जगह ये आसान चीज़ को हम खुद कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. जैसे मुझे मेरा करियर देखना है, मुझे मेरी ज़िंदगी देखनी है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, या मुझे मेरी फैमिली की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. राइट. ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे 30 के बाद 35 और 35 से 40 कब ले आती हैं पता नहीं पड़ता. और मैं तब जाके कहीं मैरिज करती हूँ या फिर मैं बेबी के लिए तैयार होती हूँ, और तब कहीं जाके मेरा बच्चा आने वाला होता है. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कैसे सबको संभालना है, ये डॉक्टर नंदिता के अलावा कोई और नहीं बता सकता. सो प्लीज. आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है, क्योंकि IVF प्रेगनेंसीज हम करते हैं एंड काफ़ी पेशेंट्स 40 के ऊपर आते हैं. क्योंकि 40 इयर्स के बाद अगर आप ट्राई करो तो 70% लोगों को इनफर्टिलिटी होती है, दिक्कत होती है बच्चा होने में. तो उन्हें कोई कुछ ना कुछ तो हेल्प की ज़रूरत होती है. ओके. तो मुझे ऐसे, मेरे पास बहुत सारे 40+ पेशेंट्स आए, यू नो, जिनको कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है जो बहुत वजनदार है, या फिर सम ऑफ द पेशेंट्स आर कम्प्लीटली फिट, नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, वजन एकदम परफेक्ट, नो थायराइड, यू नो, ये सब पेशेंट्स की तरफ पेशेंट्स आते हैं. तो ये ग्रेड होता है. तो 40+ इज़ हाई रिस्क, बट 40+ विद कोमॉर्बिडिटीज़, लाइक कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और लाइक यू नो लूपस है, या आर्थराइटिस हो रहा है, तो ये किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ये सब कॉम्प्लिकेशंस अगर आ जाते हैं तो यू हैव टू बी रियली बी केयरफुल. एंड जैसे मैंने बोला, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और 40+ में डाउन्स बेबी, मतलब मेंटली रिटार्डेड बेबी होने का चांस भी बढ़ जाता है. तो प्रेगनेंसी में हम काफ़ी टेस्ट करते हैं इनके लिए. बट ये डाउन्स बेबी का रिस्क जब आप 25 साल के होते हो तो 1 in 10,000 होता है. और जब 40+ होते हैं तो 1 in 100 हो जाता है. इतना रिस्क बढ़ जाता है. तो इसके लिए टेस्ट है. तो मैं ये टेस्ट 25 ईयर ओल्ड में भी करती हूँ और 40 ईयर में तो करना ही है. ओके. तो एक ब्लड टेस्ट होता है, सोनोग्राफी होती है, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल हो गई है कि आपके खून से हम आपके बच्चे के जीन्स पता करते हैं. मेरे ब्लड से मेरे बच्चे के, इफ यू आर कैरिंग
अभी if you're pregnant when you're pregnant आपके बच्चे के जिन्हें मतलब ब्लड जो है वो लीक हो जाता है मम्मी के Blood cells में। सर्कुलेशन में Okay. और हमारे मतलब टेक्निकली जा रही है अभी हाँ। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हाँ, उसमें जीन्स नहीं होते हैं बट बच्चे के मतलब फीटस के ब्लड सेल्स में जीन्स होते हैं okay. तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है Easy हो जाता है। और ये उठा के उनके जीन्स हम स्टडी करते हैं तो आपके ब्लड टेस्ट से आपके बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन है क्या Okay. कोई ट्राइजोमीज है क्या Okay. पता चलता है पहले तो वो कलर डोपिंग पहले- और ये सारी नहीं टेक्निक्स होती नहीं दैट इज सोनोग्राफी सुनो पहले हम सुई डाल के पानी निकालते थे अच्छा अभी ये नॉन इन्वेसिव हो गया ना मदर बहुत के आराम से निकल इट्स जाता वेरी गुड ओके एमनियोसेंटेसिस जो पानी निकालते थे सुई डाल के वो काफी कम हुआ है अभी प्रोसीजर अगेन थैंक्स टू साइंटिस्ट व्हाट दे मेड फॉर Yes. अस हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और कई जगह कॉम्प्लिकेटेड होती है तो एक फैमिली और एक डॉक्टर दोनों मिलके तो अपना काम कर रहे हैं इसके लिए सरकार ने भी कुछ कायदे कुछ नियम या कुछ हेल्पलाइंस कुछ ऐसा करके रखा है या आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे देश में 30 मिलियन बेबीज आर बोर्न एवरी ईयर 30 मिलियन या तो आप अगर 10% भी लो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो वो 3 मिलियन हो जाती है जी तो एंड only maybe 1 to 2% or maybe 5% can take care of the private sector. डेफिनेटली You know, 30-40% go to the private sector. यस That is a reading. So, अगर आप lower strata में देखो तो उनके high risk problems अलग होते हैं. You know, infection, malnutrition, मतलब खाना बराबर नहीं मिलता है, बहुत underweight होते हैं या infections to TB वगैरह बहुत common ज़्यादा। होते हैं तो उनके problems अलग होते हैं but high risk is high risk. तो government ने beautiful scheme actually announce किया and this program मतलब हमारे जैसी gynecologist सब free जाते हैं अच्छा you know 9th of every month. I don't remember the date but एक दिन हम कैंप उसके के लिए लिए जाते जाना हैं ही है वहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं हॉस्पिटल्स अच्छा कि वहाँ पे वो लेडीज फ्री चेकअप के लिए आती है अच्छा तो वहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर डायबिटीज जो कॉमन प्रॉब्लम्स है हीमोग्लोबिन अनीमिया है क्या वो पिकअप किया जाता है तो नियरली आई थिंक मोर देन 1 crore women have benefited from the scheme क्या बात क्योंकि क्या है इनको आइसोलेट किया जाता है और उनको मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं डिलीवरी होती है उनको टर्शरी हेल्थ केयर में मतलब बड़े अस्पताल में लेके जाते हैं और उनकी चेकअप्स होते हैं सोनोग्राफीज भी होते हैं अच्छा नहीं तो 2 सोनोग्राफीज कर लेते हैं यू नो हाँ और वो लेकिन छोड़ इनके फिर ज्यादा हो जाते बारकाई I don't know that's a Marathi word but ओके चलेगा बहुत ख्याल रखते हैं हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और उनको डेफिनेटली हेल्प किया है क्योंकि जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है मतलब चाइल्ड बर्थ में जो मृत्यु दर है मृत्यु हो जाती है वो हमें कम करना है तो हाँ। दिस वाज अ प्रोग्राम एम्ड फॉर दैट एंड इट रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल आपने एंड कहा- टोटली फ्री अच्छा आपने कहा कि छोटे अस्पताल से उनको बड़े अस्पताल में ले जाते हैं तो बड़े अस्पतालों में भी उनका कोई खर्चा नहीं लग रहा है नो उनको सी सब दे कुछ free है। गवर्नमेंट के हाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ही hospitals में है। ही ले जाते हैं मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब बहुत गांव का hospital। गांव में हाँ। हॉस्पिटल होता है हाँ। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हाँ, होते हैं और हाँ, फिर State स्टेट hospital, हॉस्पिटल्स होते हैं उस तरह से तो वो लेवल जो टर्शरी केयर है जी तो डेफिनेटली उन्हें आगे इनफैक्ट अभी मैं इंटरनेशनल बॉडी के साथ एक प्रोग्राम कर रही हूँ जलगांव और मध्य प्रदेश में अच्छा खरगांव हम्म। या वहाँ पे ट्राइबल एरियाज है हाँ गाड़ी या कोई निकल पहुंच जा ही नहीं सकता है हाँ हाँ बैम्बुलेंस बोलते हैं मतलब बैम्बू पे क्योंकि रास्ते नहीं है अच्छा। बैम्बू पे लेडीज को रख के लेके आते नहीं क्या तो अब जो आशा वर्कर्स है जो नर्सेज है उनको हमने सिखाया है एप्स आए हैं आजकल हाँ यू नो टू फाइंड आउट वेदर देयर इज दे आर टेकिंग द मेडिसिन ब्लड प्रेशर तो वो एक ये देता है अलार्म देता है
कि आपको दवा लेनी? कि नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसको पहली डिलीवरी के पहले थोड़ी पहले लाके ये रखते Admit कर हैं लेते हैं। इन दोज होम्स, हाँ, एंड फिर वहाँ डिलीवरी हो जाती है। एंड दिस ये बिल मेलिंडा गेट्स, यूएस एड वगैरह एनजीओज है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है टू गो इनटू दीज एरियाज, क्योंकि प्रिवेंटेबल डेथ्स हम कैसे अवॉइड करें अवॉइड। उसके लिए ये कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम्स इंडिया में चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है, काफी 12 कंट्रीज में चल रहा है। सो इट इज़ रियली नाइस। एक्चुअली इट इज़ अप्रिशिएबल। एक और क्वेश्चन दिमाग में आया आपसे बात करते करते, आपने गांव की बात की। तो गांव में जनरली लेडीज़ के साथ क्या होता है कि डॉक्टर तो कहता है कि आपको ये प्रिकॉशन लेनी है, और बहू जो है या बेटी जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर का सुन के आ गई है, पर घर आने के बाद उसके पास एक क्वेश्चन होता है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। सो कैन यू एडवाइज दोज पीपल कि आप घर में जो और लेडीज हैं, जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट है, बाकी जो लेडीज हैं, क्योंकि लेडी एक महिला के साथ में बाकी महिलाएं ही उसका अच्छे से सपोर्ट कर सकती हैं, तो उन लोगों के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? आई थिंक एजुकेशन, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर के पास आप जाओ तो आपकी नॉर्मली अपना इंडियन कल्चर अच्छा होता है, सास आती है या कोई तो आता है कोई उसके तो आ साथ, ही जाता है। तो आई थिंक वो एडवांटेज लेना चाहिए डॉक्टर ने कि हाँ। इनको मतलब सिर्फ लड़की को नहीं काउंसलिंग करना चाहिए, पूरी फैमिली को काउंसलिंग करना चाहिए, जो कोई आएगा उसके साथ हाँ। उसको। एंड आई थिंक उससे काफ़ी चेंज हो जाएगा। एंड मैं हर एक लड़की को समझाती हूँ कि देखो, अगर सास आपको बोल रही है ये मत करो वो मत करो, उसके बच्चे का ही बच्चा है, उसका पोता है, तो वो पॉजिटिवली ले लो क्योंकि शी इज कंसर्न्ड। एंड सास को बोलती हूँ देखो आपकी बेटी अगर होती तो आप ऐसे बोलते क्या। आई थिंक ये एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक सासू को अपनी लड़की को, अपने बहू को बेटी मानना चाहिए, एंड बेटी को भी वो लड़की को भी मानना चाहिए कि ये मेरी माँ है और उसके सिर्फ कंसर्न है। सो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स ये हर घर में नहीं होता है। आई थिंक एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। एंड एजुकेशन मतलब सिर्फ पीएचडी वगैरह नहीं, बट अ मॉरल एजुकेशन, अ सोशल एजुकेशन कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक स्कूल्स में ये इंसर्ट करना चाहिए। और एक चीज़ है, जैसे आप बिहेव करो अपने घर में वैसे वो बच्चे लर्न करते हैं। तो आई थिंक चेंज हैज़ टू कम इन, एंड रिस्पेक्ट फॉर विमेन। तो मैं तो बोलती हूँ कि लड़कों को सिखाना चाहिए कि लेडीज को रिस्पेक्ट करो। एंड सास भूल जाती है कि उसको क्या हुआ था जब वो शादी करके आई थी। तो आई थिंक अगर ये हम मराठी में बोलते जाणीव, अगर ये एहसास रखे तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर। यस। डॉक्टर नंदिता, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत कुछ तो हम जानते थे, बिकॉज बीइंग अ मदर बहुत कुछ पता पड़ जाता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता है आफ्टर 2 किड्स, तो वो नॉलेज भी हम तक आई है, सो थैंक्स फॉर इट। पर अभी कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बाकी हैं जो आपको हमारे लोगों तक, मेरी सहेली के लिसनर्स तक पहुंचानी चाहिए। तो आपकी कुछ एडवाइस होंगी, कुछ बात होगी जो आप कहना चाहते हैं? आई थिंक जैसे मैंने बोला 4 pillars आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज हेल्थ, हेल्दी फूड। यस। तो फूड पे आप ख्याल रखो। तो फूड से 2 चीज़ें आती है, वज़न बराबर रखो। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वज़न ठीक रहना, नॉर्मल रहना, अंडरवेट भी, साइज 0 भी नहीं है। ओके। देन सेकंड चीज़ है खाना। आई थिंक हेल्दी फूड, कंप्लीट नरिशमेंट, मतलब सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। थर्ड चीज़ है मेंटल हेल्थ, विच आई टोल्ड यू, कि मन से बहुत खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। तो डी स्ट्रेस, मेडिटेशन, सम हॉबी, कुछ तो इम्पोर्टेंट है। शौक भी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली।
द फोर्थ पॉइंट इज मेडिकल, जो हम ख्याल रखते हैं. वी विल गो फॉर अ चेकअप. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ चेकअप as soon as you're pregnant. But if you have an opportunity, तो पहले जाओ, 3 महीने पहले जाओ, शादी होने के बाद जाओ. हाँ. कि क्या हम कॉन्ट्रसेप्शन यूज करना चाहते हैं, इतने साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर देगा. एंड एज, आई ऑलवेज टेल एवरीबडी कि एज 18 to 40, यू नो, आई प्रिफर कि अगर बच्चे 25 to 30 में हो जाए तो अच्छा ही है, बट 35 के अंदर अगर बच्चा करो तो अच्छा है. बट ऑफ कोर्स मैं खुद एग फ्रीजिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लड़कियां ऐसी है जिनके करियर्स हैं, जिनके एजुकेशन के लिए फॉरेन जा रहे हैं, या इनको पैसा कमाना है बच्चे पैदा करने से पहले, दे वांट टू सेटल इन लाइफ. सही बात. तो ये सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी है, एग फ्रीजिंग. सो यू कैन आई थिंक ओपन अप योर माइंड. यू आर वेरी लकी कि आप इस जनरेशन में हो, ये मिलेनियम में हो, तो यू हैव टेक्नोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स. तो यूज करो टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक दैट विल बी ग्रेट. पीपल लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट भी सुनना एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहेगा. सही है. और मुझे लगता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत काम आने वाला है. आई थिंक हमने दोनों मिक्स कर दिया. तो सबको ये पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में सुकून के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अपने बच्चे पैदा कर सके. मोहब्बत पार्ट. और खुश रह सके. एब्सोल्युटली. हेल्दी बेबी, हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है. एंड ये सब इट्स अ पूरा होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब सब चीज़ें उसमें जुट जानी चाहिए, तो हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर हो जाएगी. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच डॉक्टर नंदिता. आपने मेरी सहेली के लिए इतना समय निकाला और इतने अच्छे से बताया. ये तो पहली बात है. दूसरी बात यह है, 30 सालों से लगातार हम जानते हैं कि एक डॉक्टर की लाइफ क्या होती है. आधी रात को लेबर पेन शुरू हो जाता है, और अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन करके गई हुई डॉक्टर घर जाके नैप लेना शुरू करती है, और उसके लिए कॉल आ जाता है और भाग के वो हॉस्पिटल आती है. तो आपने अपनी लाइफ के 30 इयर्स इस काम के लिए दिए. इसके लिए पूरे भारत की तरफ से थैंक यू सो मच. Thank you. I think appreciation makes you want to go ahead, do more. So thank you. Thank you so much. आपका कल्याण हो. नमस्कार. नमस्कार.